औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you girls? I hope all of you will be fine, inshallah. I am Nazia Saeed from Adbistani Sufia with the subject of Pakistan Studies for 10th class. Girls, in previous class we have studied about the first topic of chapter number 6, History of Pakistan. Today we are going to read about the next topic, that is impacts of nationalization on industry, education, commerce and trade. नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तिजारत पर असरात। इन प्रीवियस लेक्चर गर्ल्स हमने देखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतों को नेशनलाइज कैसे किया और क्यों किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए उसने क्या रिफॉर्म्स की, लेबर रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि नेशनलाइजेशन करने से, सनतों को कौमी तहवील में ले लेने से, हुकूमत का सनतों को अपनी कस्टडी में करने से इंडस्ट्री के सेक्टर को, एजुकेशन के सेक्टर को, ट्रेडिंग के सेक्टर को फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स, क्या असरात हुए, अच्छे असरात हुए या बुरे हुए। अच्छे हुए तो कितना बेनिफिट हुआ, बुरे हुए तो किन किन चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ा। तो अब हम जब सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है सनत पर कौमियाना के असरात कि इंडस्ट्रीज़ को जब नेशनलाइज किया गया तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, मस्बत असरात। मस्बत असरात में जो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आती है वो है मज़दूरों का इस्तेसाल का ख़ात्मा। इस्तेसाल का क्या मतलब है? इस्तेसाल मीन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन कि लेबर्स जब सफ़र कर रही होती है, अगर लेबर को फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ अवेलेबल नहीं है, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ अवेलेबल नहीं है, इट्स मीन कि मज़दूर जो है वो सफ़र कर रहा है, उसकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं है, उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिक्रीज़ है। दैट्स मीन इस्तेसाल। अब सनत को इंडस्ट्रीज़ को जब नेशनलाइज किया गया तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि लेबर्स जो थे उनका इस्तेसाल का ख़ात्मा हो गया। मीन 1972 में जब लेबर इस्लाहात हुई तो मज़दूरों की उजरतें बढ़ी और उनकी फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ में इजाफ़ा हुआ। आपको याद होगा अगर कि लेबर इस्लाहात में हमने पढ़ा था कि मज़दूरों को बोनसेस दिए जाने लगे थे, मज़दूरों का तिब्बी मुआयना किया जाने लगा था, एक बच्चे की मैट्रिक तक तालीम का ज़िम्मा जो था वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कर दिया गया था। तो इट्स मीन कि इससे लेबर के हालात बेहतर होना शुरू हुए थे। द सेकेंड वन पॉइंट इज़ ड्यूटी टैक्स की अदायगी। सनती इदारे हुकूमत को पूरे टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे थे। इससे पहले ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर जो भी टैक्स लगता है, ड्यूटी टैक्स आपको पता है गर्ल्स किसे कहते हैं। ड्यूटी टैक्स का मतलब होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना जब किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो उस अगर मेरी ज़ाती कोई इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर जो भी मेरा जो मैं उसमें प्रोडक्ट बनाती हूँ, उस प्रोडक्ट में जितने में भी सेल करती हूँ, मेरी सेल प्राइस और मेरी कॉस्ट प्राइस दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। अब जितने की मैंने वो चीज़ बनाई है मार्केट में मैं उसको महंगे दामों बेच रही हूँ तो इट्स मीन कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है।
अब उस प्रॉफिट के ऊपर हुकूमत हम पर एक टैक्स लगाती है, जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन होती है वो हमने वो टैक्स पे करना होता है, उसको कहते हैं ड्यूटी टैक्स। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि हमने बात की थी कि 22 फैमिलीज़ जो कि लैंडलॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड्स की फैमिलीज़ थी, जिनकी ये कारखाने और सनतें ज़्यादातर इन्हीं की थी, ज़ाती इनकी थी, तो वो लोग ये टैक्स अदा नहीं करते थे गवर्नमेंट को, क्योंकि वो धांधली के साथ या अपने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए टैक्सेस को माफ़ करा लेते थे। अब यहाँ पर जब इनको नेशनलाइज़ किया गया, जब ये हुकूमत के खाते में तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चल गई हैं, अब हुकूमत को रिकॉर्ड पूरा पता है कि हर इंडस्ट्री जो है वो कितनी प्रोडक्ट बना रही है, उसकी सेल प्राइस कितनी चल रही है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी चल रही है। तो अब जितना जितना टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा है, दे हैव टू पे। और इससे हुआ क्या, इससे ना सिर्फ नेशनल इनकम में इजाफा हुआ, कौमी आमदनी में इजाफा हुआ, और बल्कि इसके साथ साथ मुल्क तरक्की की राह पर गामजन भी होने लगा। द थर्ड वन पॉइंट जो हमें यहाँ पर नज़र आता है वो है हड़तालों में कमी। मज़दूरों के साथ मिल मालकान का रवैया बेहतर हो गया और हड़तालों में कमी होने लगी। हड़ताल मीन कि जब पहले इंडस्ट्रीज़ में मज़दूरों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी, मिल मालकान जो थे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, जितना भी मुनाफा प्रॉफिट होता था वो सिर्फ उनकी अपने बैंकों में जाता था, और मज़दूर को वही 12 घंटे काम करने की जो उजरत उन्होंने एक फ़िक्स कर रखी थी वो मिलती थी, जिसकी वजह से मज़दूर आए दिन स्ट्राइक्स पर हुआ करते थे, कोई ना कोई उनकी डिमांड होती थी। लेकिन अब जब चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो गई तो उन स्ट्राइक्स में भी कमी आई है। नेक्स्ट हमारा जो है जी, सरमायादार तबके की हौसला शिकनी। यस, सनती असासों पर चूँकि सिर्फ 22 ख़ानदानों का कब्ज़ा था जो ख़त्म हो गया, अब उन 22 ख़ानदानों के अलावा भी जो लोग सरमायादार हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास पैसा है, जो चाहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में अपना पैसा लगाएं और यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो पैदावार करना शुरू करें, अब उनको जो है वो उनकी हौसला शिकनी हुई है। अगला जो हमारा नज़र आ रहा है जी वो है अशिया की कीमतों पर कंट्रोल। कौन सी अशिया? यही जो इंडस्ट्रीज़ थी, ये इंडस्ट्रीज़ जब तक ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी, मिल मालकान, कारखानों के मालिक जब कोई प्रोडक्ट बनाते थे अपनी मर्ज़ी से उसको मार्केट में कीमतें सेट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक कंपनी जो है वो कपड़ा बना रही है तो कपड़े की कीमत कोई 200 रुपया लगा रहा है, कोई 300 रुपया लगा रहा है, कोई 400 रुपया लगा रहा है। हर इंडस्ट्री ओनर अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अब वहाँ पर ऐसे मामलात में फिर कीमतों को कंट्रोल करना, स्टेबल करना कॉस्ट को, वो हुकूमत के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि इंडस्ट्री जो है वो कितना पैसा लगा रही है और कितना उसके ऊपर कमा रही है। लेकिन अब जब इंडस्ट्रीज़ नेशनलाइज हो गई हैं तो अब हुकूमत के पास सारा कुछ मौजूद है रिकॉर्ड, कि अगर एक प्रोडक्ट बनाने के ऊपर अगर 10,000 लग रहा है तो जब वो चीज़ तैयार हो जाती है और उसको मार्केट में जब हम बेचते हैं तो वो मैक्सिमम 15,000 की बिक रही है या 20,000 की बिक रही है, या उसको 50,000 की करके बेचा जा रहा है। और अगर 50,000 करके बेचा जा रहा है तो इट्स मीन कि कीमत जो होगी वो उसकी आसमानों को छू रही होगी। तो अब क्या हुआ कि सनती इदारे हुकूमत की तहवील में आने से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करना आसान हो गया। अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जो चीज़ हमें सबसे पहले नज़र आती है वो है कि सनती तरक्की में कमी हुई। सनती तरक्की में कैसे कमी हुई? जब सनतों को नेशनलाइज कर दिया गया
तो नेशनलाइज करने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले पाकिस्तान में लोग कैपिटल अपना लगाते थे, जैसे कि 22 ख़ानदान कमा रहे थे, वैसे वो सरमायादार कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। अब ये होना शुरू हो गया, उनको पता है कि यहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के खाते में चली गई हैं। अब वो पाकिस्तान में पैसा लगाने के ऊपर हाथ रोक लिया उन्होंने। सनतें कम हो गई है, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ कम हो गई हैं, जिससे सनती तरक्की का अमल जो है वो सुस्त हो गया। सनती इदारों को कौमी तहवील में लेने से हुकूमत के अखराजात में भी इजाफा हो गया। जाहिर सी बात है कि जब नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ कम हो गई हैं, पहले तो जो हर इंडिविजुअल मालिक है वो अपना अपना ख़र्चा कर रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, अब वो सारा ख़र्चा तो गवर्नमेंट को करना है। अब गवर्नमेंट खर्चा भी खुद कर रही है, प्रोडक्ट भी खुद बना रही है, और अब उसके ऊपर उसको पैसा भी अपने ही कौमी ख़जाने में से लगाना पड़ेगा। अब सरमायादार तो कोई पैसा नहीं लगा रहा, अब फ्यूडल लॉर्ड कोई पैसा नहीं लगा रहा, अब पैसा लग भी गवर्नमेंट का रहा है, पैसा कमा भी गवर्नमेंट रही है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र आता है। उसके बाद हुकूमत के अखराजात में भी इजाफा हो गया। फिर मज़दूर यूनियंस सरगर्म हो गई। अब मज़दूरों ने आए दिन हड़तालें करना शुरू कर दी, मज़दूरों की आए दिन की डिमांड्स बढ़ना शुरू हो गई। सियासी आज़ादी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, आए दिन नई से नई फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने मुजाहरे करना शुरू कर दिए, जिससे आए दिन सनतें बंद रहने लगी और प्रोडक्ट्स का अमल स्लो हो गया, प्रोडक्शन का अमल स्लो हो गया। फिर हमें नज़र आता है जी सियासी अमले का किरदार। सनती इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा सियासी अमला जब भर्ती हुआ, जिसको काम से ज़्यादा जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ लग्जरीज से मतलब था कि लग्जरीज होनी चाहिए बस। इस तरह काम की इस्तेदाद रोज़ बरोज़ कम होती चली गई। फिर बदउनवानी को फ़रोग मिला, करप्शन बढ़ गई मुल्क में। करप्शन के साथ क्या हुआ कि सनतों के तनख्वाहदार अफसरान ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं करना था। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना छोड़ दिया। जो जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती वो उनको इन टाइम पूरा ना करते। वो लोग करप्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि हम चाहे काम करें या ना करें, गवर्नमेंट ने ही चलाना है कारखाना, और गवर्नमेंट ने तो हमें तनख्वाहें देनी ही देनी है। अगली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो है जी कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ गया। अब इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बन रही हैं या नहीं बन रही, कारखाना तो चल रहा है, इंडस्ट्री तो चल रही है, पैसा तो लगना ही लगना है। 600 की चीज़ बनानी है तो भी आपको पूरे का पूरा प्लांट चलाना है, 6000 की चीज़ बनानी है तो भी आपको पूरे का पूरा प्लांट चलाना है। अब प्लांट चलाने पे पैसा सेम ही लग रहा है। कहाँ से लग रहा है? कौमी ख़जाने से लग रहा है, हुकूमत लगा रही है, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। अब गवर्नमेंट का पैसा आहिस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो गया है, बोझ बढ़ गया है कौमी ख़जाने पर। अब हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन के तालीम पर असरात की, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन। इसमें अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहले है जी कि प्राइवेट असातिज़ा की मराहत में इजाफ़ा हुआ। तालीम को कौमी तहवील में लेने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने जब 1972 में मुल्क के बेशतर निजी तालीमी इदारे होते हैं जो प्राइवेट, निजी का मतलब होता है प्राइवेट तालीमी इदारे जो थे उनको नेशनलाइज़ किया, तो उन इदारों में जो काम करने वाले असातिज़ा थे और जो दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहें जो थीं वो बहुत कम थीं, प्राइवेट सेक्टर्स में कम होती हैं। कौमी तहवील में ले लेने से प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाज़मीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गई, जिससे उन असातिज़ा की मराहत में भी इजाफ़ा हुआ, यानी उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज़ हुआ, उनकी लग्जरीज ऑफ लाइफ थोड़ी सी इम्प्रूव्ड हो गई। इसके बाद जो एक पॉजिटिव चीज़ हमें नज़र आई वो थी कि मुल्क भर में तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में ख़ुसूसी रियायत मिल गई।
जिससे गरीब वालिदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। इसके बाद तलबा के वज़ाइफ में भी इजाफ़ा हुआ कि तलबा को जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसका रेशो भी बढ़ा दिया गया और उस स्कॉलरशिप की बेस पर जो स्टूडेंट्स थे उनको तालीम हासिल करना जो था वो आसान हो गया। और उसके बाद फिर तालीमी इदारों में बेहतरी आई कि जितने भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर यूनिवर्सिटीज़ थीं उन सब ने तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर करने का प्रोग्राम बनाया। कॉलेजेस में को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करके अपग्रेड कर दिया गया। कम दर्जे वाले स्कूलों को भी आला दर्जे के स्कूलों में या हायर सेकेंडरी में जो था वो तब्दील कर दिया गया। असातिज़ा की तरबियत के हवाले से भी एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई कि मुल्क भर में ऐसे इदारे खोले गए, ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोले गए कि जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग जो थी वो करवाई जाने लगी। और फिर एक तालीम बालिगा पर ज़ोर दिया गया। तालीम बालिगा का मतलब कि एक स्टैंडर्ड एज से बाद भी जाकर उम्र के किसी भी हिस्से में हम तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा अहम इदारा जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिससे तलबा को रेडियो, टीवी और कॉरेस्पोंडेंस के तरीक़ेकार के थ्रू जो था वो तालीम बालिगा के मराकज़ कायम करके तालीम बालिगा को आसान कर दिया गया। अब अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें कि एजुकेशन सेक्टर को नेशनलाइज करने के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए, तो इसमें भी हम देखते हैं गर्ल्स कि सबसे पहले हमें कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है। सबसे पहला जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आता है वो है जी कि कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ना शुरू हो गया। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जब नेशनलाइज़ किया गया तो नेशनलाइज़ करने से जितने भी असातिज़ा थे और जितने भी मुलाज़मीन थे उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को डेफिनेटली अपने कौमी ख़जाने से रकम देना पड़ी, जिससे कौमी ख़जाने पर जो था वो बोझ बढ़ गया और हुकूमत की मुश्किलात में डेफिनेटली एक इजाफ़ा जो था वो देखने में आया। अब अगला जो हमें नज़र आता है जी प्राइवेट एसोसिएशन की मुखालफत। हुकूमत के नेशनलाइज़ करने से प्राइवेट तलीमी इदारों के मालिकान जो थे वो नाखुश थे, क्योंकि उनके प्राइवेट जो बिज़नेस थे, जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे वो बंद हो गए थे। उससे तो सिर्फ उनको पर्सनली अपनी ज़ाती सिर्फ फ़ायदा हो रहा था। तो अब वो जो थे वो नाखुश हुए और उन्होंने अपने तालीमी इदारे वापस लेने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दी। तलबा को किरायों में रियायत देने की वजह से जो थे वो ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ट्रांसपोर्टर मालकान और तलबा के दरमियान एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट जो था वो नज़र आने लगा। कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो थे इवन वो तो तलबा को स्टूडेंट्स को अपनी बसों और गाड़ियों में बैठाने से भी गुरेज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हो गया। फिर इसके बाद तलबा तंजीमों में जो था वो इजाफ़ा हो गया। स्टूडेंट्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दी। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो थी वो सियासी जमातें, तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के ज़रिए जो थी वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमन व अमान के मसले मसाइल जो थे वो पैदा होना शुरू हो गए। अब हम देखेंगे तिजारत और कॉमर्स पर नेशनलाइजेशन के असरात क्या हुए, इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन कॉमर्स एंड ट्रेड। अब अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो जब इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया गया तो डेफिनेटली जब इंडस्ट्री को कौमी तहवील में लिया जाता है तो हर इंडस्ट्री किसी न किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रही होती है। अब उस प्रोडक्शन को हम इंपोर्ट भी उसमें से कुछ उस प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं और उस प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। इट्स मीन के पाकिस्तान में भी हर मुल्क की तरह कुछ चीज़ें हम अपने मुल्क में पैदा खुद करते हैं, कुछ चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं। जब हम दूसरे मुल्क से जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो हमारी इंपोर्ट है, और जो चीज़ हम अपने मुल्क की में बनाकर या एज अ रॉ मटेरियल हम उसको ख़ाम माल के तौर पर
बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो हमारी एक्सपोर्ट है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही एक्चुअली ट्रेड है, यही ट्रेड और कॉमर्स है। अब चूँकि सनतों को नेशनलाइज कर दिया गया है तो डेफिनेटली उसके असरात हमारी ट्रेड और कॉमर्स पर भी पड़ेंगे। अब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए? सबसे पहला जो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया वो था जी सनती पैदावार में इजाफा हुआ कि जब हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया तो अब हुकूमत को पता चल गया है कि भाई कितना पैसा लगता है किसी चीज़ को बनाने में। अब चूँकि पैसा कम लग रहा है, पैदावार ज़्यादा हो रही है, तो अब उसका असरात क्या हुआ कि कौमी तहवील में लेने से सनती पैदावार जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका रेशो इंक्रीज़ कर गया है। फिर नेक्स्ट वन चीज़ क्या हुई कि तवाज़ुन तिजारत में बेहतर हुई। तवाज़ुन तिजारत मीन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन ट्रेड ऑफ बैलेंस मीन कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में बेहतरी आना शुरू हो गई। देखें, जब ट्रेडिंग हमारी ऐसे चल रही होती है किसी कंट्री की कि हम चीज़ों को इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी एक्सपोर्ट बहुत लो है, तो इट्स मीन कि फिर वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो खसारे में जा रहा है, डिफिक्शन में जा रहा है, वो बैलेंस पर नहीं है। लेकिन अगर हम 10 रुपए की चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं और 10 रुपए की चीज़ को ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो इट्स मीन कि ये बैलेंस पर जा रहा है, ये तवाज़न तिजारत है, बिल्कुल बैलेंस पर है ये ट्रेडिंग हमारी। तो ये अब हुआ नेशनलाइजेशन के बाद ये हुआ कि भुट्टो हुकूमत ने जब सनतों को फ़रोग देने के लिए मशीनरी और सनती खाम माल की दरामदात की हौसला अफजाई की, इससे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ और पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो बेहतर होना शुरू हो गया। अगली चीज़ जो हमें नज़र आई हमारी बरामदात में इजाफा हुआ। बरामदात मीन एक्सपोर्ट्स, बरामदात मीन एक्सपोर्ट्स, राइट गर्ल्स। एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, इतना इजाफा हुआ कि सब्जियां और प्याज भी हम एक्सपोर्ट करने लगे। मीन हमारी एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी तो की थी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो थी वो भी हमारी इम्प्रूव हो गई। और फिर ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज़ कर गई, जिससे हमारा मुल्क जो था वो मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियों में भी इजाफा होना शुरू हुआ। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है नेशनलाइज कर देने से ट्रेडिंग का जो इम्पैक्ट हमें नज़र आया वो था जी कि जितना भी हमारा सैलरी होल्डर क्लास है, तनख्वाहदार तबका जितना भी है उसके ऊपर असरात हमें जो है वो नज़र आना शुरू हुए। जब एक्चुअली रुपए की कीमत जब कम हो जाती है, यानी जैसे आप देखें कि पहले थोड़ा सा पहले तक आपको एक आइसक्रीम जो थी वो 30 रुपए की मिलती थी, अब वो 50 रुपए की मिलती है। इट्स मीन कि आपके रुपए की, आपके कंट्री में जो रुपए की वैल्यू है वो डाउन हो गई है। जो चीज़ आप 30 रुपए दे के ले रहे होते थे आज आप 50 रुपए दे के ले रहे हो, इसका मतलब है आपके रुपए की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। तो जब रुपए की कदर कम होने से बरामदात जो थी वो हमारी बढ़ गई, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब ट्रेडिंग होती है तो वो तो डॉलर्स में ही होती है। अब डॉलर आपका महंगा हो रहा है, आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई है ना। पहले आपका डॉलर यहाँ पर आपको मिलता था 40 रुपये 45 रुपये, एक दौर होता था, और आज वो डॉलर आपका 130 रुपये 150 160 तक पहुंचा हुआ होता है। तो इट्स मीन कि आपके रुपए की वैल्यू जो है वो कम है। अब जब ये वैल्यू कम होती है तो चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाता है, हम ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके साथ साथ हमारी महंगाई में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। फिर जो दूसरी चीज़ हमें नज़र आती है वो है जो तवाज़ुन अदायगी पर असर पड़ा, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि जो सामान तईश की दरामद जो थी वो बढ़ गई, यानी जो महंगी चीज़ें हैं, जो लग्जरीज़ वाली लाइफ की चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान में उनकी इंपोर्ट ज़्यादा होने लगी। और चूँकि हम सस्ती चीज़ों को जो हम सेल कर रहे हैं वो सस्ती चीज़ें कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लो कॉस्ट चीज़ों की है,
और जो हमारी इम्पोर्ट है वो हाईली कॉस्ट चीज़ों की है, यानी हमें जो चीज़ें चाहिए वो महंगी हैं, हमने जो चीज़ें बनाकर बेचनी है वो सस्ती हैं। उन चीज़ों को चूँकि हमारे मुल्क में चूँकि वैल्यू रुपए की कम है, इसलिए वो चीज़ें हमारी सस्ती होकर बाहर जाएंगी। और चूँकि हमें जो चीज़ें बाहर से लेनी है वो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, लाइक जैसे मशीनरी है, लाइक जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, हम इन चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम इन चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन हमें उसके लिए ज़्यादा पेमेंट जो है वो करानी पड़ती है, जिससे हमारा तवाज़ुन अदायगी जो है वो उसके ऊपर असरात हो रहे हैं। फिर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो भी कम होना शुरू हो गए। जो हमारा ज़र मुबादला कहते हैं जी फ़ॉरेन एक्सचेंज को, फ़ॉरेन एक्सचेंज मीन कि फ़ॉरेन यानी बैरून मुल्क से हम जिन चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं वो चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं या मनी एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पर मनी एक्सचेंज की बात हो रही है, ज़र मुबादला फ़ॉरेन एक्सचेंज। अब मुल्की ख़जाने पर बोझ बढ़ने से हुआ क्या कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी होना शुरू हो गई, कि हमारी जो एक्सपोर्ट में पैसा हमारे पास आता था, इंपोर्ट में पैसा उसे डबल चला जाता था, जिससे क्या हुआ, एक और इम्पैक्ट हुआ कि तवाज़ुन तिजारत जो था वो खसारे में चला गया, डिफेक्शन हो गई, डिफेक्ट हो गया हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमने 100 रुपये की चीज़ अगर बेची है तो हमें 400 रुपये की चीज़ें जो हैं वो चीज़ें लेनी पड़ रही हैं जो 400 रुपये की आती हैं। मीन कि हमारी इंपोर्ट जो है वो महंगी चीज़ों की है और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो सस्ती चीज़ों की है। सो लेट्स नोट ऑल दीज पॉइंट्स गर्ल्स एंड लर्न इट प्लीज़। पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह।